अस्सलाम वालेकुम तमाम मेंबर्स। हम अपनी आज का सेशन शुरू करते हैं। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा, मंडे को क्या पॉजिटिव रहेगी नेगेटिव रहेगी, आप थोड़ा गाइड करेंगे? वैसे तो अभी तक तो चांस है पॉजिटिव के, लेकिन न्यूज़ फ्लो पे डिपेंड करता है ये। अभी जो पॉजिटिव आप कह रहे हैं किस बेसिस पे कह रहे हैं? क्या कोई ऐसी न्यूज़ आई है या क्रूड ऑयल कम हुआ है? क्रूड ऑयल कम होने की वजह से, और उसी के साथ साथ अभी न्यूज़ फ्लो में लग रहा है कि कोई बेहतर अभी जैसा न्यूज़ फ्लो है, ऐसे ही न्यूज़ फ्लो रहा तो काफी हद तक बेहतरी देखने को मिल सकती है। ओह, ठीक है ठीक है ठीक है। तो मंडे को अगर हमें कुछ शेयर बाय करना हुआ तो कौन सा करना बेस्ट रहेगा अगर हम न्यू बाइंग करते हैं तो? ये मैं संडे वाले दिन रात में शेयर करूंगा। वैसे काफी अच्छा। सारे स्टॉक हैं, जैसे अगर हालात बेहतर रहे, न्यूज़ फ्लो बेहतर रहा तो डीजीकेसी काफी अच्छा परफॉर्म करेगा। बहरहाल, सबसे पहले जो है मार्केट से शुरू करते हैं। सबसे पहले हम ये देखते हैं, मार्केट जो है ना इस वक्त, जाहिर सी बात है, हमने लास्ट वीक जब किया था तो फिर मार्केट काफी ऊपर थी। और तकरीबन मार्केट जो है अपने एक तरह से एक हायर लो बना चुकी थी। अब हायर 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 हाई बना चुकी थी, अब हायर लो की साइड पे है। अगर मार्केट वापस अप ट्रेंड में आ गई है तो, और अगर मार्केट वापस डाउन ट्रेंड में आ गई है तो फिर एक लोअर लो बना रही है। लेकिन हमें कैसे पता चलेगा कि हायर हाई है या हायर लो है? तो इसके हवाले से अभी कहना बहुत मुश्किल है। उसका रीजन ये है कि मार्केट का अगर हम ओवरऑल ट्रेंड देखें, मार्केट अभी तक मंथली टाइम फ्रेम में तो अभी तक भी अप ट्रेंड में है, और मंथली टाइम फ्रेम पे इतना कुछ खास इसमें कोई इफेक्ट हुआ नहीं है। लेकिन डेली टाइम फ्रेम के ऊपर जिस तरह के पैटर्न बन रहे हैं, और ये इतना बड़ा लो बन चुका है यहाँ पे 146 का, जब तक ये ब्रेक नहीं होता मार्केट अप ट्रेंड के अंदर ही है, जब तक ये इंटैक्ट है। और वैसे तो ये डिप बहुत ज्यादा डिप है, और मार्केट अब दोबारा यहाँ पे आना बहुत मुश्किल है। ज्यादा से ज्यादा अपनी 200 ईएमए को आके टेस्ट कर सकती है, जो 158 है, क्योंकि मार्केट अभी भी अप ट्रेंड के अंदर है, मेरा यही मानना है। क्योंकि ओवरऑल हमारी, अगर हम सिर्फ टेक्निकली नहीं, टेक्निकल के अंदर, टेक्निकल के साथ साथ अगर हम सेंटिमेंट भी देखें और सेंटिमेंट के साथ फंडामेंटल भी देखें, तो फिर मार्केट में ऐसी कोई खास अभी नेगेटिविटी नहीं है कि मार्केट जो है इस तरह लोअर लो, इस तरह डाउन ट्रेंड में आ जाए जैसे। अस्सलाम वालेकुम शराज भाई, 2027 में मार्केट 2 लाख पे जा सकती है, नहीं जा सकती? एक मिनट में बताता हूँ। जैसे 2017 में गई थी ना डाउन ट्रेंड में, 2017 में मार्केट तकरीबन 52 के ऊपर थी, और उसके बाद नीचे गिर के 29,000 तक भी आ गई थी। लेकिन ओवरऑल पीएसएक्स ने परफॉर्मेंस दे रही थी, ज्यादा टाइम ज्यादा साल स्टक नहीं किया। लेकिन हम ये तकरीबन 2017 से और 2019 तक का तकरीबन एक साल मार्केट ने जरूर डाउन ट्रेंड कंटिन्यू रखा था। तो ऐसे हालात दोबारा आना अभी तक बहुत मुश्किल है, क्योंकि उस वक्त न्यूज़ फ्लो कुछ और था, उस वक्त मुल्क की इकोनॉमी कुछ और थी, और मुल्क के हालात कुछ और थे। 2017 से और 2023 तक, यहाँ तक हमारी मुल्क की इकोनॉमी काफी ज्यादा जो है, इन्फ्लेशन हाई हो चुकी थी, और बहुत से मामला खराब हो चुके थे। और उसके बाद जब ये बुलरन स्टार्ट हुआ और ये रैली स्टार्ट हुई, और इस रैली में काफी हद तक हमने इंटरेस्ट रेट को भी नीचे जाता हुआ देखा, इन्फ्लेशन को गिरते हुए देखा, और साथ साथ हमने मुल्क की इकोनॉमी को, जीडीपी को उठते हुए देखा। तो फिर ये सारे मामला बीच में चले हैं यहाँ तक, तकरीबन 116 तक। 116 के बाद से फिर जंगी हालात, और ये सारी न्यूज़, ईरान इसराइल वॉर, पाकिस्तान इंडिया वार, और इतनी वारें हमने यहाँ से तकरीबन 2024 के दिसंबर के बाद से और अभी तक अच्छी खासी वारें देख चुके हैं। और इसके अंदर काफी दफा हमारी मार्केट को नेगेटिव इम्पैक्ट आ चुका है। बहरहाल, अभी जो है अगर हम देखें, अभी जो वार चल रही है, इस वार से वैसे तो काफी हद तक हमें डर लग रहा है कि हमारी इन्फ्लेशन काफी हाई हो जाएगी, और मामला बहुत आउट हो जाएंगे, और फला 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 के मार्केट तो बैठ ही जाएगी सालों के लिए। लेकिन अगर हम इनसाइड देखें तो फिर आपको पता चलेगा कि पाकिस्तान ओवरऑल इस वार से, वैसे ये वार अगर सीज फायर हो जाता है तो इस पूरे सिनेरियो से, ये जो वार हुई है, इससे जो फायदा जिन मुल्कों को हुआ है उनमें से एक पाकिस्तान होगा। पाकिस्तान को इस वार से काफी हद तक काफी ज्यादा फायदा हो चुका है।
अंदर ही अंदर जिस तरह के पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी चल रही है, और ये तो सबके सामने ही है, इतनी जबरदस्त पॉलिसी चल रही है, उसी के साथ साथ पाकिस्तान के जो डिफेंस पैक साइन किए जा रहे हैं, और उसी के साथ साथ चाइना से जिस तरह हथियार ले रहा है पाकिस्तान, अभी एक सबमरीन भी ली है पाकिस्तान ने, उसका भी कॉन्ट्रैक्ट हुआ है। और वो सबमरीन पाकिस्तान के पास अभी तक नहीं थी, उसके बारे में ज्यादा डिटेल मुझे नहीं पता, लेकिन पाकिस्तान अपनी फौज को काफी स्ट्रांग कर रहा है। प्लस हमारी इकोनॉमी को बूस्ट किया जा रहा है। आसिफ जरदारी साहब तकरीबन काफी टाइम हो गया अभी तक चाइना में ही हैं, और काफी बड़े बड़े बिजनेसमैन से बातें कर रहे हैं। पाकिस्तान में काफी प्लांट लगाने की और इन्वेस्टमेंट की बातें चल रही हैं, और अभी तक काफी यानी कि बेहतरी की ही उम्मीद नजर आ रही है। उसी के साथ साथ पाकिस्तान के जिस तरह से यूएस के साथ अच्छे ताल्लुकात हैं, और अगर मिडिल ईस्ट में देखा जाए, या प्लस अगर ईरान को इस बार से फायदा हो तो ईरान से भी जिस तरह के हमारे ताल्लुकात हैं, ओवरऑल आखिर में सीज फायर के बाद अगर ईरान अप साइड पे रहता है, ईरान के ऊपर से सैंक्शन हट जाते हैं, तो उसका भी फायदा पाकिस्तान को होगा। या फिर वैसे तो हम मुसलमान हैं, हम यही चाहेंगे ईरान जो है, ईरान पर से सैंक्शन हटें, ईरान जो है तरक्की करे। लेकिन अगर वैसे अगर हम रखें कि बनिस्बत क्या हो सकता है अगर ईरान के ऊपर से सैंक्शंस नहीं हटते, या कोई खराब मामला रहता है, या एक्स वाई जेड कुछ इस तरह की रहती है, तो उसमें भी अगर देखा जाए हमारी फॉरेन पॉलिसी इतनी जबरदस्त है कि उसमें भी पाकिस्तान को फायदा ही होगा, क्योंकि हम हमारे यूएस से भी ताल्लुकात अच्छे हैं। उसके अलावा यूएस यूएस का ही नहीं बता रहा मैं, मिडिल ईस्ट से जिस तरह के ताल्लुकात हैं, और मिडिल ईस्ट को आगे जाके जो सिक्योरिटी की जरूरत है, और वो सिक्योरिटी जो अमेरिका ने यूएस ने उसे नहीं दी ईरान से, वो सिक्योरिटी पाकिस्तान दे सकता है। और पाकिस्तान की सिक्योरिटी में ईरान उन मुल्कों पे जैसे सऊदी अरब पे आगे जाके, जिस तरह की इसमें अभी बीच में भी सुनने को मिला था कि जब हमारे फौजी वहां जा रहे थे सऊदी अरब, जिस तरह की डील हुई थी, तो उसमें यही सुनने में आ रहा था कि अब ईरान जो है वहां पे अटैक नहीं करेगा उनके पर, अगर हालात आगे खराब होते भी ना। और वैसे अभी तक जो चांस है कि अब दोबारा वार शुरू नहीं होगी, क्योंकि इसमें यूएस भी स्टक हो जाएगा और ईरान भी स्टक हो जाएगा, दोनों ही मुल्क नहीं चाहते कि वार कंटिन्यू हो। हम्म। अच्छा, मैं अपनी बात पूरी कर लेता हूं अब। बहरहाल ये सारी तो सेंटिमेंट की बातें थी जो चल रही थी, और उसके हवाले से मुझे इतनी ज्यादा, मैं इतना एक्सपर्ट नहीं हूं वार एनालाइज करने में। बाकी ये कि मार्केट के अंदर उसका क्या इम्पैक्ट है वो मैं आपको बता देता हूं। मार्केट को अगर हम देखें, इस वक्त ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लो था, और ये डबल लो, डबल बॉटम लग चुका है मार्केट के अंदर, और ये मार्केट की डिप थी। मार्केट ने इसे ब्रेक किया, ब्रेक करने के बाद ये हमारा ब्रेकआउट लेवल था 172 का, मार्केट ने इसे ब्रेकआउट तो जरूर किया, लेकिन कैंडलस्टिक पैटर्न पे किया। आरएसआई हमारी वापस गिर गई, और इन दोनों का क्रॉसओवर भी होना था, लेकिन वो क्रॉसओवर नहीं हो पाया है। और जैसा कि मैंने आपको बताया था, और बार बार मैंने एक ही चीज बताई थी आपको, कि इन दोनों ये दोनों आपको नजर आ रही होंगी, ईएमए की लाइन। हम्म, मैंने डार्क कर देता हूँ, एग्जाम्पल के लिए से मैं ये कर देता हूँ, और अभी फिलहाल के लिए मैं इन्हें कलर चेंज कर देता हूँ। हो गए। इन दोनों लाइन का अभी तक क्रॉसओवर नहीं हुआ, हालांकि इनमें गैप बहुत ज्यादा था, वो गैप काफी हद तक कम हो गया, और ये तकरीबन जो है कुछ 100 पॉइंट का, 300-400 पॉइंट का गैप रह गया है। इनमें क्रॉसओवर होना बहुत इंपॉर्टेंट है, और आरएसआई हमारी 70 पे जाना बहुत इंपॉर्टेंट है। हालांकि हमारी आरएसआई नीचे आ गई। अब नीचे हमारा डाउन ट्रेंड, सबसे इंपॉर्टेंट सपोर्ट हमारी 200 ईएमए की है। चार्ट टेक्निकल कभी भी धोखा नहीं देते, लेकिन यह है कि इन्हें समझने में आप क्या समझ रहे हैं, और ये दोनों सूरतों में एग्जिट और एंट्री और एग्जिट दोनों पॉइंट इनमें आइडेंटिफाई करने होते हैं। बहरहाल मार्केट की जो मेजर सपोर्ट है वो 200 ईएमए की है, और 200 ईएमए को जब ब्रेक करेगा तो दोबारा यही डर होगा वापस 146 का। जब तक ये है, जब तक मार्केट ऊपर चल रही है और 150 की सपोर्ट ले चुकी है ईएमए की ये मार्केट, और नीचे का जो अभी जो मेजर सपोर्ट है 158, 158 की है। और जब तक ये नहीं होती, मार्केट को हम अप ट्रेंड में ही समझेंगे। और ओवरऑल जैसा लास्ट वीक हमने डिसाइड किया था कि हम 3 स्टेप में बाय करेंगे। सबसे पहले अपने कैश को बचाएंगे। हमारा कैश, हमारा जो कैपिटल है, कैपिटल को हमें सेफ रखना है। और यकीन माने मैंने खुद उस स्ट्रेटजी पे अमल किया है। मेरे पास मैंने तकरीबन अपने जो है 22 से 25% कैश फ्री कर लिया था, और उसके बाद अभी मेरे पास सिर्फ 4 से 5% फ्री कैश है, क्योंकि मार्केट इतनी गिरी कि काफी स्टॉक, खासतौर पे डीजीकेसी भी अपनी सपोर्ट 2 सपोर्ट 3 तक आ गया था, सपोर्ट 1 सपोर्ट 2 तक आ गया था, और काफी स्टॉक, मैक्टर जो है सपोर्ट 3 पे आ गया था। तो काफी स्टॉक मैंने जमा किए हैं, जिसमें आईएनआईएल, मेरा आईएनआईएल मैंने जमा किया है।
इसे मैंने वापस जमा किया, हालांकि 200 EMA से वापस नीचे आया, इसे मैंने वापस जो है 154 160 पे बाय किया है, और ये इसकी एक अच्छी सपोर्ट रह सकती है। एक हायर हाई, हायर लो, फिर एक हायर हाई बना सकता है। और उसी के साथ साथ DGKC, ये दूसरा मेरा फेवरेट स्टॉक है, हालांकि बहुत ज्यादा एग्रेसिव है। अगर बार चलती रही तो फिर ये स्टॉक नीचे जाएंगे, क्योंकि एग्रेसिव थीम के हैं, डिफेंसिव थीम के नहीं है। इसका भी सेम पैटर्न है, इसने हायर हाई बनाया था, हायर लो बना लिया, 200 EMA से नीचे आ गया, रिट्रेसमेंट अब ले रहा है यहाँ से। और ये रिवर्सल पैटर्न बन रहा है, ये यहाँ से वापस, और यहाँ से मैं RSI भी मुड़ती हुई नजर आ रही है। ये वापस अपना एक हायर हाई बनाएगा, और इसका हायर हाई जो है 229 का बनेगा, और उसके बाद जो है इसके टारगेट 295 तक के हैं। और उसके बाद थर्ड जो मेरा फेवरेट स्टॉक है वो गेल है, जिसके बारे में मैंने लास्ट वीक में भी बताया था, लेकिन मैं ले नहीं पाया हूँ। गेल मेरे से मिस हो गया, मैंने 420 की बाइंग लगा के रखी थी, और वो मेरे से मिस हो गई। हालांकि आया भी था 420 पे, लेकिन मुझे मिला नहीं। और 420 पे आके वापस ऊपर चला गया, और ये 407 तक भी आया था। ये मेरे से मिस हो गया था और मुझे मिला नहीं था। और इसकी क्लोजिंग, हाँ इसकी क्लोजिंग 421 पे, ये मेरे से मिस हो गया था, मेरा कैपिटल खत्म हो गया था, वरना ये इस वक्त ये भी अपनी एक अच्छी सपोर्ट के पर, ये तीन स्टॉक जिनमें मैंने आपको सपोर्ट भी शेयर की थी, इस तरह कर करके ये तीन वो मैंने बताया जो मैं खुद जमा कर रहा था। बाकी ये कि गेल मेरे से मिस हो गया, थोड़े से ही लिए, ज्यादा नहीं ले पाया। और इस तरह काफी सारे स्टॉक है जिनकी मैंने सपोर्ट शेयर की थी और वो सपोर्ट पे पहुंचे हैं। अगर आपने वो सपोर्ट पे जमा कर लिए हैं, अब हम समझते हैं कि मार्केट में असल होता क्या है, देखें। अब इस बात को समझिएगा कि बात अगर कंटिन्यू रहती है तो मार्केट नीचे भी आ सकती है, और अगर जल्द इसका फैसला नहीं हुआ नेक्स्ट वीक में तो उससे नीचे भी आ सकती है। लेकिन अगर कोई पॉजिटिव न्यूज आई तो मार्केट डायरेक्ट ओपन ही 171 172 पे ओपन होगी, और ओपन होने के बाद एक नेक्स्ट डे भी परफॉर्म करेगी, उसके बाद थोड़ी बहुत रिट्रेसमेंट देखने को मिल सकती है, फिर उसके बाद 175 का ब्रेकआउट देने के बाद मार्केट सीधा 1,90,000 और 2 लाख पे जाएगी। ये मार्केट की मेजर सपोर्ट है, 150 EMA और 200 EMA। लेकिन अगर कोई पॉजिटिव न्यूज अभी फिलहाल नहीं आई और मार्केट एक हफ्ता रेंज बाउंड रहने के बाद परफॉर्म करती है तो ऐसा भी पॉसिबल है। दोनों सूरतों में जो रिस्क लेगा, और इस वक्त जिसने फ्राइडे वाले दिन बाइंग कर ली होगी उसने रिस्क लिया है। अगर मार्केट गैप अप ओपनिंग देती है कोई पॉजिटिव न्यूज के साथ तो उसको गेन होगा, और अगर कोई पॉजिटिव न्यूज नहीं आती और मार्केट फर्स्ट करें लोअर हाल्ट की तरफ चल जाती है तो उसे बहुत ज्यादा लॉस होगा। तो ये रिस्क के ऊपर है, जब भी स्टॉक मार्केट में हम कोई ट्रेड ले रहे होते हैं तो उसमें एक रिस्क और एक रिवार्ड होता है। रिस्क देखते हुए ही हम ट्रेड ओपन करते हैं। अक्सर मैं अभी ग्रुप के अंदर सुन रहे हैं ना सब मेरी बात? जी आ, सुन रहे हैं। हाँ, सुन अभी रहे मैंने हैं। ग्रुप में काफी सारे मैसेज देखे। आप जी सब जी। लोग काफी चीजें डिसाइड कर रहे थे कि कितने स्टॉक होने चाहिए, कितने स्टॉक नहीं होने चाहिए हमारे पोर्टफोलियो में। एक वीडियो मैंने शेयर की थी इन्वेस्टमेंट प्लान की, और उसी के अंदर मैंने एक बेसिक चीज समझाई थी कि हमेशा एक बात को नोट रखें, और इसको नोट कर लें, और ये हर बंदा इस बात को नोट करे कि कभी भी आप ये सोच के नहीं चलते कि आपके पोर्टफोलियो में कितने स्टॉक होने चाहिए। ये मुझे नहीं पता होता मेरे पोर्टफोलियो में कितने स्टॉक हैं। आप हर स्टॉक ये सोच के बाय करें कि आप इस स्टॉक के ऊपर कितना लॉस अफोर्ड कर सकते हैं। अगर आप एक ट्रेड ले रहे हैं, जैसे एग्जाम्पल के लिए मेरे पास 1 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट है, अगर मेरे पास या 1 मिलियन की इन्वेस्टमेंट है, 1 मिलियन की इन्वेस्टमेंट है, तो मैं गैल में एंट्री ले रहा हूं तो कितना लॉस मैं अफोर्ड कर सकता हूं। सबसे पहले मैं ये देखूंगा। अब फर्ज करें गेल कहां तक आएगा, अगर मैं स्टॉप लॉस लगाता हूं, स्टॉप लॉस में लगाता हूं यहां तक 383 तक, और 383 पे आएगा तो मैं निकल जाऊंगा बाहर। एग्जाम्पल के लिए मेरे पास 1 मिलियन की इन्वेस्टमेंट है, 1 मिलियन की इन्वेस्टमेंट पे मैं बर्दाश्त कर सकता हूँ 20,000 रुपए का लॉस। 20,000 रुपए का लॉस मैं बर्दाश्त कर सकता हूँ, 420 और 381, 39। अब मैं 20,000 रुपए का लॉस बर्दाश्त कर सकता हूं, तो यानी कि इसे मैं सिर्फ 512 शेयर ले सकता हूं गेल के। समझ रहे मेरी बात? अगर मेरा 1 मिलियन की मेरी इन्वेस्टमेंट है, और मैं यहां तक स्टॉप लॉस अफोर्ड कर यहां तक स्टॉप लॉस मेरा बन रहा है, ऐसा नहीं कि मैं 395 पे स्टॉप लॉस अफोर्ड कर सकता हूं तो मैं यहां लगा लूंगा। यहां स्टॉप लॉस लगाना मेरे लिए फजूल होगा, क्योंकि यहां तक प्राइस आके वापस ऊपर आ जाएगी, सपोर्ट ये है। इससे नीचे मुझे लगता है प्राइस नहीं जाएगी, इससे ऊपर तक आएगी तो वापस रिवर्स हो जाएगी, लेकिन अगर यहां तक आई तो प्राइस और नीचे जाएगी, फिर मैं नीचे से लूंगा।
तो मैं स्टॉप लॉस यहाँ लगा रहा हूँ। स्टॉप लॉस लगाने का भी मैं आपको रीजन बता रहा हूँ। स्टॉप लॉस ऐसे ही नहीं लगता कि हम जहां चाहे वहां लगा दें। स्टॉप लॉस हमेशा सपोर्ट से नीचे लगता है। अब वो एग्जाम्पल, इस बात को जरा ध्यान से समझें, अगर मैं 39 रुपए एक शेयर में गवा रहा हूँ स्टॉप लॉस में, तो मैं कितना लॉस अफोर्ड कर सकता हूँ एक ट्रेड पे। अगर मेरा 1 मिलियन का है, मैंने एग्जाम्पल दी, मैं 20,000 रुपये अफोर्ड कर सकता हूँ एक ट्रेड पे। 20,000 का रिस्क ले सकता हूँ कि मेरा नुकसान हो जाए तो कोई मसला नहीं। तो मैं 512 शेयर लूंगा। और अगर मैंने उठा लिए, मैंने देखा गेल अच्छी प्राइस पे, ये इतना ऊपर जाएगा, 510 पे जाएगा, मेरी बात को ध्यान से समझना सब, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अक्सर बंदे यही मिस्टेक कर जाते हैं, जैसे अभी 420 के ऊपर है और ये जाएगा 540 पे। 420 माइनस 540, 120, 120 रुपए का पर शेयर मुझे प्रॉफिट हो रहा है। तो मैं इसे डिवाइड करूं, डिवाइड मल्टीप्लाई करूं 1,000 शेयर से, मैंने देखा मुझे 1,20,000 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है इस प्राइस के ऊपर। मैं क्या करूंगा, मैं उठा के 1,000 शेयर ले लूंगा। लेकिन अगर मैंने 1,000 शेयर ले लिए तो मैं ये नहीं देखूंगा कि मुझे 1,000 शेयर के ऊपर नुकसान, अगर नुकसान हुआ तो फिर नुकसान में मुझे 40,000 तक का नुकसान हो जाएगा। समझ रहे मेरी बात को सब? जी जी। हम्म। तो हमेशा कभी भी जब ट्रेड ओपन हो रही होती है तो उसमें एक रिस्क होता है, एक रिवार्ड होता है। ये रिवार्ड, ये टारगेट रिवार्ड है, और ये स्टॉप लॉस हमारा रिस्क है। तो रिस्क और रिवार्ड का रेशियो हमें अपने जहन में रखना चाहिए। अगर ये बराबर बराबर है तो फिर हमें फायदा नहीं होगा अगर हम 5 ट्रेड प्रॉफिट में लें, 5 ट्रेड लॉस में लें। और अगर ये बात बराबर कर बराबर सकते हैं। नहीं है, हम्म, बात कर सकते हैं। 1 मिनट में एक बात पूरी कर लूं। ओके 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 ठीक ओके, बस। बहरहाल, अगर ये बराबर नहीं है और रिस्क रिवार्ड रेशियो सही है, वैसे रिस्क रिवार्ड रेशियो जो है स्विंग ट्रेड के अंदर हमेशा 1:3 का रेशियो सही होता है। 1 रुपए के रिस्क के ऊपर आपको 3 रुपए मिलने चाहिए, ताकि अगर आप 4 ट्रेड ले रहे हैं, आप 10 ट्रेड ले रहे हैं, 10 में से आपकी 3 भी अचीव कर जाती हैं, तो फिर आपको फायदा ही होना चाहिए। बहरहाल, अब दूसरा सिराज। तरीका मैं बताता हूँ। दूसरा तरीका ये है, अक्सर लोग स्टॉप लॉस नहीं लगाते। वो बोलते हैं कि ये कंपनी, वो इन्वेस्टमेंट माइंडसेट के साथ एंट्री लेते हैं, करते वो शॉर्ट टर्म ट्रेड ही है, लेकिन वो देखते हैं गेल डूबेगी नहीं, गेल बड़ी कंपनी है, डूबेगी नहीं, मैं इसमें एंट्री ले रहा हूं। अगर ये नीचे भी आ गई, इसे ऊपर जाना है, लेकिन कितने टाइम बाद जाना है ये हमें नहीं पता। अब हमने एंट्री ले ली, तो हमेशा जो है उसका लो देखा करें, प्रीवियस लो कहाँ तक का है। अब ये जैसे प्रीवियस लो यहाँ तक का है, ये 291 तक भी आ सकता है, या फिर ये 255 तक भी आ सकता है। तो हमें फिर करना ये होगा, जो मैंने आपको अभी फार्मूला बताया, कि जितना आपको पर शेयर लॉस हो रहा है उसे आप कन्वर्ट कर लें कि आप कितने शेयर अफोर्ड कर सकते हैं। जो आपका लॉस, जो आप अफोर्ड कर सकते हैं, जैसे अगर आप 20,000 रुपये अफोर्ड कर सकते हैं तो आप उसे लगा लें कि आप पर शेयर में, अगर आप 80 रुपये तक का लॉस हो रहा है तो आप 250 शेयर अफोर्ड कर सकते हैं इस शेयर में। अब आपने 250 शेयर ले लिए, इसी तरह मल्टीपल आपने ट्रेड करी, अब आपके पास ज्यादा स्टॉक भी जमा हो जाएंगे या कम स्टॉक भी होंगे। या ये भी कर सकते हैं, आपने 6-7 ट्रेडें ले ली तो उसके बाद अपने कैश को होल्ड रखें, उन 6 से 7 ट्रेड में वेट करें स्टॉप लॉस या टीपी हिट होने का। हम्म। सही, सब समझ गए? सिराज भाई, यहाँ पे आपने जी जी, यहाँ पे कुछ क्वेश्चन था जी जी, जो किया पूछें। था पूछना था, अगर इजाजत हो तो। कि जो एक में एक एक करके पूछें। रिस्क रिवार्ड वाला जो आपने ऑप्शन ओपन किया था, वो दोबारा एक मिनट ओपन किए गए, कहाँ से होगा? 1 मिनट मैं यहां से करके दिखा देता हूँ। यहाँ पे तो मेरे पास फेवरेट में ऐड है, मैं आपको करके दिखा देता हूँ। ये इधर आएंगे आप, मेरे पास इधर फेवरेट में है तो मैं खुद भी भूल गया। ये रहा, ये लॉन्ग पोजीशन है, ये आपको ठीक हो इधर गया। मिल जाएगा फोरकास्टिंग में। हम्म। क्लियर है, क्लियर है। सही है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पूछें। ओके, मेरा 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 सवाल बेसिकली ये था। देखें, आप तो जो भी बात कर रहे हैं ना, वो ये कह रहे हैं कि एक साथ आपने इतने शेयर ले लिए और एक साथ आपने डिसाइड कर लिया। हम्म। लेकिन मेरे ख्याल में आप खुद भी बार बार कहते हैं कि एक साथ शेयर नहीं लिए जाते, नहीं हर नहीं, लेवल के एक ऊपर जो है ना साथ वो नहीं, शेयर परचेज किए जाते हैं। एक जी साथ जी। नहीं। हम्म। देखें, मेरी बात सुने, मैं आपको समझाता हूँ। इन्वेस्टमेंट ट्रेड लेने के काफी सारे तरीके होते हैं। एक जी ट्रेड जी। होती है जो हम डायरेक्ट टारगेट देख के और वो देख के हमने बाय कर लिया। एग्जाम्पल के लिए, जैसे आपने अभी जो चल रहा है ज्यादातर, जैसे कि एग्जाम्पल के लिए आपने 420 पे आपने हब को गेल उठाया और उसके आय किया कि ये 460 तक जाएगा और मैं बेच दूंगा, यहां तक।
आवाज दोहराई क्यों जा रही है? एक आपकी मिनट डबल डबल आवाज आ रही है। हाँ, ये किसी का माइक ऑन है। किसी के पास से डबल आ रही है। हाँ, अब नहीं आ रही। सही। कंटिन्यू करता हूं मैं। इस बात को थोड़ा ध्यान से समझिएगा। एक आपने ट्रेड ओपन करी 420 के ऊपर, आपने ली, आपका टारगेट है 460। अब ये आपका टारगेट है, जब आपका टारगेट ही हम्म जब आपका टारगेट ही तकरीबन 47 रुपए के ऊपर है, 11% के ऊपर है, या फिर आपका टारगेट जो है 7% के ऊपर है। अच्छा, ये 7% के ऊपर इस वजह से क्योंकि मार्केट वॉलेटाइल है, तो फिर आपका स्टॉप लॉस करीब ही होना चाहिए। अच्छा, एक ये ट्रेड है शॉर्ट टर्म की, मैंने अभी जो एग्जांपल दी है शॉर्ट टर्म में भी और स्विंग टर्म में भी है, स्विंग में भी है। लेकिन एक हम बाय करते हैं इन्वेस्टमेंट के लिए। इन्वेस्टमेंट के लिए क्या है, या अगर हम बाय करते हैं कि हमें ये स्टॉक होल्ड ही रखना है और हमें वेट करना है कि ये 580 तक जाएगा। हम्म जैसे मैंने आपको दूसरा तरीका बताया था, उसमें हम टारगेट नहीं देखते, उसमें हम देखते हैं हाई। जैसे हमने देख लिया 580, या फिर ये 620 तक जाएगा। अब 620 तक जाएगा, अब हम यहाँ पे आइडिया लगाएंगे कि ये स्टॉक यहाँ तक गिर सकता है। कहाँ तक? ये यहाँ तक भी गिर सकता है 283 तक, तो हम इसमें पार्शियली बाइंग कर लेंगे स्टेप बाय स्टेप। लेकिन वो पार्शियली बाइंग भी हम इसी तरह करेंगे। वैसे आपने सही क्वेश्चन किया। ये जो हम एक्युमुलेट करते हैं, एक्युमुलेट भी हम इसी तरह करेंगे। एग्जाम्पल के लिए हमने 420 पे शेयर लिए, 100। हमने 420 पे शेयर लिए, हमें लेने हैं टोटल 500 शेयर। हमने ले लिए 100। फिर उसके बाद हमें 400 पे मिल गए 100। फिर उसके बाद हमें 395 पे मिल गए 100। और ये हमारी डिप थी 380। 380 पे हमें बाकी के मिल गए 200। समझे मेरी बात को? अब आपकी एवरेज जो है अब आपका एवरेज जो निकला है, एवरेज शेयर आपकी जो बाइंग निकली है वो निकली है 395 की। 395 की आपकी एवरेज बाइंग हो जाएगी अगर आप इस तरीके से एक्युमुलेट कर रहे हैं, एक्युमुलेट करके जमा कर रहे हैं। और इससे बेहतर फायदा ये होगा, जैसे कि आपको करना था 380 तक और आप स्टेप बाय स्टेप जमा करते हुए चले गए। अब यहाँ पे होगा ये, आखिर में आके आपके पास अच्छी बाइंग मौजूद होगी और उसकी डिप नीचे होगी, यानी कि आपने आपने बाय ही अपने लो के पास किया, तो आपका रिस्क कम रह जाएगा और रिवार्ड ज्यादा रह जाएगा, क्योंकि हर बाइंग में आपको रिवार्ड ज्यादा मिल रहा होगा और रिस्क कम होता चले जाएगा। और इसके अंदर फायदा ये होगा, जब भी ये स्टॉक वापस रैली करेगा, वापस रैली करेगा। अब इसके अंदर जो ये मेरी मेरी अपनी स्ट्रेटजी है जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर करी है, इसमें आप करेंगे ये कि आपने यहाँ पे ये किए बाय, अब आप यहाँ पे करेंगे सेल। सेल आप क्या करेंगे? अब जब भी ये स्टॉक 395 पे पहुंचेगा, तो फिर आप ये 380 वाले 200 शेयर में से 100 शेयर सेल कर देंगे। 395 पे सेल कर देंगे। इस शेयर में आपको कितना प्रॉफिट होगा? प्रॉफिट होगा 15 रुपए पर शेयर, 100 शेयर के ऊपर। 100 शेयर के ऊपर 15 रुपए प्रॉफिट होगा। फिर ये वापस नीचे आया तो नीचे दोबारा बाय कर लेंगे आप, और अगर ऊपर दोबारा गया तो दोबारा सेल कर लेंगे। फिर अगर उससे ऊपर गया तो उससे ऊपर आप जो बचे हुए हैं उसमें से हाफ सेल कर देंगे, या फिर आप पूरे 100 शेयर कर देंगे नीचे वाले। अब आपको डबल प्रॉफिट हो गया, और इस वक्त भी आपके पास 300 शेयर होल्ड रहेंगे। फिर ये वापस नीचे जाए 395 पे क्यों ना जाए, 100 शेयर दोबारा आप खरीद लेंगे इस सपोर्ट के ऊपर। इससे होगा ये कि ओवरऑल 500 शेयर हैं आपके पास, 200 शेयर या 250 के साथ आप ट्रेड करते रहेंगे, बीच में आपकी ट्रेड भी चलती रहेंगी और आपका प्रॉफिट भी होता रहेगा। ये हमारी स्ट्रेटजी थी इन सिचुएशन में, जो मैंने लास्ट वीक शेयर की थी। सही है? कोई क्वेश्चन? नहीं नहीं, सही है, समझ आ रही है बिल्कुल। सही। लेकिन इससे पहले जो मैंने तरीका आपको बताया, ये स्टैंडर्ड तरीका है पूरी दुनिया में किसी भी ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म पे। आपको रिस्क मैनेजमेंट, वो मैंने रिस्क मैनेजमेंट आपको समझाया था, रिस्क मैनेजमेंट यही है
कि जब भी आप कोई शेयर कोई भी आप अपना पोर्टफोलियो देखें तो पोर्टफोलियो में ये नहीं देखा जाएगा कि आपके पास कितने शेयर मौजूद हैं। हाँ, आप 30% फ्री कैश रखना चाहते हैं, 50% रखना चाहते हैं, 60% रखना चाहते हैं, वो बेहतर है। ऐसी सिचुएशन के अंदर इस मार्केट के अंदर उसूलन उसूलन जो है वैसे 65% आप फ्री कैश पे होना चाहिए हो, क्योंकि इस मार्केट में रिस्क भी बहुत ज्यादा है, रिवार्ड भी बहुत ज्यादा है। लेकिन इसके अंदर किसी के भी पास इतना फ्री कैश नहीं है। और एक और मैं बात बताऊं, मैं अक्सर ग्रुप में बोल रहा होता हूं और उस बात को समझते नहीं है अक्सर लोग, और काफी मेंबर इस बात को समझते हैं और इसे फॉलो भी करते हैं, और इस बात की मुझे काफी खुशी होती है। काफी मेंबर्स मुझे शेयर कर रहे होते हैं कि उन लोगों ने उस चीज को नोट किया, एड्रेस किया और उसके ऊपर अमल किया। बहरहाल, मार्केट के अंदर हम करते क्या हैं, हम मार्केट के एक अलग इमोशन होते हैं। आप खुद देखें, आप किसी ना किसी कारोबार से लिंक होंगे। अगर किसी कारोबार से लिंक नहीं है तो फिर आप वैसे अपनी लाइफ के अंदर आपके साथ कभी स्नैचिंग हुई हो खुदा ना खास्ता, या कभी कोई लॉस हुआ हो, यानी कि रियल जिंदगी में कोई लॉस हुआ हो और एक आपको ट्रेडिंग में लॉस हुआ हो, तो आप एक चीज नोट करना कि रियल जिंदगी में जो आपको जब भी कहीं पे भी लॉस होता है, या किसी कारोबार में, या वैसे आपकी फैक्ट्री के अंदर, या कहीं पे आपकी जॉब में, या XYZ कोई भी लॉस होता है, तो आप उसे एक्सेप्ट कर जाते हैं, आप उसका हल निकालना शुरू करते हैं, आप उसे एक्सेप्ट करते हैं कि हाँ ये मेरा नुकसान हो चुका है। लेकिन स्टॉक मार्केट के अंदर वो अलग तरीके का होता है। रियल जिंदगी में आपका अगर 50K का भी नुकसान हो जाए तो वो आपके लिए ज्यादा से ज्यादा 5 मिनट या 6 मिनट के बाद आपको आप खुद छोड़ दो कि छोड़ो यार, हो गया तो हो गया, अल्लाह मालिक है, इस तरह सोचते हैं। लेकिन स्टॉक मार्केट के अंदर अगर 5K भी लॉस में चले जाए ना, तो एक अलग सा पैनिक फील होता है। और वो पैनिक फील जो है मार्केट का एल्गोरिदम कराता है हमें, मार्केट का स्ट्रक्चर ही ऐसा है कि वो पैनिक फील कराता है। मार्केट के अपने इमोशन होते हैं जो मार्केट खुद आपको कह रही होती है। हर शेयर बातें करता है, हर शेयर कह रहा होता है कि मुझे खरीदो, मुझे बेचो। ये आपको कोई और नहीं कह रहा होता। कभी भी आप स्क्रीन खोले हुए हो, आप खुद सोचना, आप खुद सोचते हो कि मैं बाइंग नहीं करूंगा, मेरे को अपना फ्री कैश होल्ड रखना है, लेकिन स्टॉक आपसे खुद कह रहे होते हैं कि अब मुझे खरीदो, मैं अच्छी प्राइस के ऊपर हूं। और आप खरीदते हो, खरीदने के बाद कभी वो बहुत ऊपर चल जाता है, कभी वो नीचे आ जाता है। ऐसा होता है लोगों के साथ। मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूँ। बिल्कुल, क्यों नहीं जी, ये तो होता है। होता है बिल्कुल। इस चीज को जो है ना, ये मेरा खुद का आइडिया नहीं है, एक बुक है द मार्केट मैन, एक चैप्टर है द मार्केट मैन, वो बहुत जबरदस्त है। उसके अंदर ये चीजें बताई गई हैं। बहरहाल, मार्केट के अंदर होता क्या है कि मार्केट में जब भी आपका दिल कर रहा है ना कि आप खरीद लेना चाहिए, तो उस वक्त समझेंगे, उस वक्त जो है ये वो स्टॉक आपसे बोल रहा है कि आप खरीद लेना चाहिए, उसे उस वक्त खरीदना चाहिए या नहीं चाहिए। अगर वो आपका तुक्का चल गया तो आपको गेन हो जाएगा, नहीं चला तो फिर आपको लॉस हो जाएगा। हमेशा जब भी ट्रेड ले रहे हो तो फिर सही रिस्क और रिवार्ड के साथ ही ट्रेड लेनी चाहिए। अब इस टाइम पे जब मार्केट 174 पे थी, मेरे को खुद यकीन नहीं हो रहा था, कोई न्यूज़ नेगेटिव नहीं थी, थोड़ी देर बाद ही नेगेटिव न्यूज़ आ गई थी। मैं खुद सोच रहा था बाद में, मुझे खुद फील हो रहा था टेक्निकली जो है, चार्ट के ऊपर लग रहा था कि मार्केट वापस नीचे आएगी, लेकिन न्यूज़ फ्लो ऐसा नहीं था। न्यूज़ फ्लो में हर चीज़ पॉजिटिव थी। मैं बार बार शेयर भी कर रहा था, मैंने एक दफ़ा दो दफ़ा शेयर किया कि अब बाइंग नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ये क्रॉसओवर और EMS 70 आना बहुत ज़रूरी है। जब तक EMS 70 नहीं आएगी, मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखें, इस पैटर्न को नोट रखें। ये मार्केट यहां से नीचे गई, अब यहां उठी, यहां उठी, यहां उठी, कई दफा उठी, लेकिन ये EMS जब 70 पे गई, ये देख रहे हैं आप, ये 62 पे गई, इधर इधर भी वो मोमेंटम नहीं बन पाया, नीचे रही। हाँ, ये क्रॉसओवर यहां पे हुआ था, सॉरी, ब्रेकआउट यहां पे हुआ था। मैं इसी को ढूंढ रहा था। ये ब्रेकआउट कैंडल है, और इस ब्रेकआउट कैंडल से पीछे देखें, ये हमारा EMS 70 का 70 तक पहुंची हमारी RSI, सॉरी, RSI 70 तक पहुंची, और ऊपर बुलरन स्टार्ट हो गया और मार्केट तेजी से 190K तक पहुंच गई। इससे पीछे भी अगर देखेंगे, इस पूरे पैटर्न में देखें, मार्केट यहां तक EMS 70 तक पहुंची जरूर, लेकिन फेकआउट हो गया, फिर नीचे आ गई। लेकिन जब EMS 70 से ऊपर आके क्लोजिंग दी, हालांकि इधर काफी हद तक रैली मिस हो गई थी, क्योंकि मार्केट RSI काफी ज्यादा डाउन हो गई थी, लेकिन जैसे ही 70 को ब्रेक किया मार्केट ने, फिर नॉन स्टॉप परफॉर्म करना शुरू कर दिया।
KC 100 की रैली ही EMA 70, सॉरी RSI 70 के बाद ही शुरू होती है। और जो बुल रन शुरू होता है वो RSI 70 पे ही होता है। और इससे पहले कई दफा यहाँ पे भी हम देख सकते हैं, यहाँ पे आप देख रहे होंगे ये 70 को पहुंचा RSI, और इधर पैटर्न देख लें, इधर मार्केट घूम रही थी और ये 70 पे पहुंचा और उसके बाद मार्केट शार्प शार्प मूव दिखाती हुई ऊपर। इधर भी सेम पैटर्न है, 70 पे पहुंचा और मार्केट ने परफॉर्म किया। तो यहाँ पे भी वेट हमें यही करना है कि RSI जब 70 पे, लेकिन अभी हमारी बाइंग है और अब हमें डिप में ही रखना है। ओवरऑल अभी हम क्या अभी हमारी प्लानिंग क्या है, अब हमने ट्रेड ले ली है तो किस प्लान के साथ तहत लिए। हमने ईद के टाइम पे डिसाइड किया था कि इस प्लान के साथ कि अब सीज फायर होगा। और ऐसे नहीं कि हम तुक्का मारेंगे हाँ भाई सीज फायर होगा और कोई कोई भी रीजन बन जाए। सीज फायर इस वजह से होगा क्योंकि अगर सीज फायर नहीं हुआ तो पूरी दुनिया की इकोनॉमी डाउन हो जाएगी, क्रैश हो जाएगी। इस वजह से कोई ना कोई रीजन निकलेगा और सीज फायर होगा, और सीज फायर के बाद बजट आ रहा है हमारा, मार्केट रैली करेगी। मार्केट का अप्रैल बुलिश मंथ है और मार्केट ने अप्रैल में बुलिश ही रही। हालांकि हमारा अप्रैल का ही टारगेट 2 लाख का था इंडेक्स का, कि 2 लाख तक जाना चाहिए था इसे, लेकिन अप्रैल अब खत्म हो गया है और अप्रैल को मार्केट ने तकरीबन 175 का हाई भी लगा दिया, अच्छे खासे पॉइंट हालांकि गेन किए हैं। अब हमारा प्लान यही है कि मार्केट में बेहतर न्यूज़ आएगी और बहुत जल्द आएगी। ओवरऑल अगर हम पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी भी देखें या अदरवाइज अगर हम वार सिचुएशन भी देखें तो उसमें भी हमें काफ़ी हद तक यही चांस लग रहे हैं कि मार्केट में कोई ना कोई पॉजिटिव न्यूज़ आएगी, सीज फायर की तरफ जाएगा। ज़्यादा से ज़्यादा 1 से 1.5 हफ्ते की कहानी है। अब मार्केट डाउन ट्रेंड पे नहीं जाएगी और इस प्लान के साथ ही सबने ट्रेड ओपन की हुई हैं। और सबके ज्यादातर कैश जो पुरानी होल्डिंग है वो सब लॉस में है। और जिनकी न्यू बाइंग है, न्यू बाइंग के अंदर तो वैसे मैंने कहा था कि हाथ के हाथ प्रॉफिट बुक करना है और वो मौके आपको मिलते रहेंगे। हाथ के हाथ प्रॉफिट बुक करना है आपको, हाथ के हाथ आपको दोबारा मौका मिलेगा जब तक कंफर्म सीज फायर नहीं हो जाता। क्लियर? कोई क्वेश्चन? जी आप पूछ सकते हैं। जो सिराज भाई, जो आप डिफेंस के कर रहे थे ना, बात कर रहे थे उस पे, एग्रीमेंट इनके हुए हैं पाकिस्तान के। अभी लास्ट टाइम सऊदीया के साथ हुआ है, इसके बाद अभी लीबिया के साथ भी कुछ चल रहा है, हाँ ठीक हो गया। और एक और तीसरा मुल्क एक और भी है, 3 के साथ जो है ना ये बातचीत चल रही है। जी हाँ, तो वो बाकी जो आगे फ्यूचर नजर आ रहा है, ब्राइट नजर आ रहा है। फ्यूचर ब्राइट नजर आ रहा है। और उसी के साथ साथ जिस तरह की न्यूज़ आ रही हैं देखें, पाकिस्तान की ऐसी ये हुकूमत है नहीं, अभी रिजिम ऐसी है नहीं जो बाहर चाहे इंडिया से। और जिस तरह के हथियार ले रहे हैं हमारी फौज, जिस तरह के हथियार ले रही है और जिस चीज़ की तैयारी कर रही है, वो इंडिया के साथ जंग नहीं हो सकती। वो कोई और ही रीज़न है और उसका रीज़न मेरे ख्याल से यही है कि एक बड़ी फौज बनना चाह रहे हैं जो, और ये फौज जो है, अब हम एक्सपोर्ट कुछ भी नहीं करते। हम एक्सपोर्ट अपनी फौज करेंगे, जो हम दूसरों को सिक्योरिटी देंगे, जो हमें लोन लेना पड़ता है 1 मिलियन, 1.5 मिलियन, 2 मिलियन, और इस तरह की हर कहानी हर 3 महीने बाद आती है। तो वो हमें एज अ चार्जेस के तौर पे मिला करेंगे इंशाल्लाह। ऐसा वक्त आने वाला है। बिल्कुल ऐसे ही लग रहा है, ऐसे ही लग रहा है। हम्म। और एक और फायदा मैं बता दूं, वैसे तो होता यह है कि वो वक्त बीइंग अ पाकिस्तानी, क्योंकि हमें आदत है कि हम जो है कुछ भी हो हमें तो वैसे ही करनी है। हमारी पर्सनल लाइफ के ऊपर हमें कोई डेवलपमेंट देखने को मिले ना मिले, लेकिन जब इस तरह का न्यूज़ फ्लो चलता है और इस तरह की डेवलपमेंट होती है हमारी इकोनॉमी लेवल के ऊपर, और वो उसका फर्क हालांकि होता है। इंटरेस्ट रेट हमने गिरते हुए देखा, हमने इन्फ्लेशन डाउन जाती हुई देखी, लेकिन अवाम के तौर पे अवाम ने हमेशा वही कहा है कि पाकिस्तान का कुछ नहीं हो सकता। लेकिन वो डेवलपमेंट हमें PSX में देखने को मिलती है, और ये जो आगे डेवलपमेंट होगी ये भी हमें PSX में लाजमी देखने को मिलेगी। उसका फायदा हमें PSX में जरूर देखने को मिलेगा। हम्म। क्लियर? ठीक है, क्लियर है ये। ओके। आज की हमारी कुछ स्ट्रेटजीज पे ही सारी वीडियो, आज का हमारा सेशन ऐसे ही गुजर गया। इंशाल्लाह अब नेक्स्ट सेशन के ऊपर हम कुछ और डिस्कस करेंगे। मेरे कुछ प्लान्स भी थे कुछ और डिस्कस करने के, लेकिन टाइम की वजह से, टाइम के इशू की वजह से वो अभी नहीं कर पा रहे हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक को करेंगे और उसमें भी हम सीखेंगे। हमारा मेन मकसद ये होना चाहिए
अगर अभी हमें प्रॉफिट नहीं हो रहा, मार्केट से प्रॉफिट नहीं मिल रहा, और ये चीज मैं समझाता हूँ हमेशा काम आएगी आप लोगों के, कि फिर इस टाइम पे हमें सीखना चाहिए कि ऐसा क्या चल रहा है कि जिन गलतियों की वजह से हमें प्रॉफिट नहीं मिल रहा, ताकि ये हालात 2 साल बाद 3 साल बाद दोबारा आए, क्योंकि पाकिस्तान में घूमते रहते हैं, हर 3-4 साल बाद ऐसे हालात आते हैं। तो जब ऐसे हालात आए तो ये गलतियां हम तब ना करें। सही। चलें, आज के हम सेशन यहीं खत्म करते हैं। अल्लाह हाफिज।